का ही है। तो ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहाँ पर आके हुआ था, है ना? और देखेंगे इसमें यही हेडिंग से, यही से स्टार्ट करना है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो माइक म्यूट कर लें आप सभी, माइक म्यूट कर लें। देखिएगा, अब इक्वालिटी चैप्टर पढ़ते पढ़ते काफी पार्ट हम लोगों ने इक्वालिटी के पढ़ लिए हैं। वो सारे पार्ट जो वीडियो हैं वो आप सभी के लिए एक एक पार्ट उसके इंपॉर्टेंट है। आपका जब कभी भी मन करे यू कैन रिवाइज। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग इज इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। अदर डेमोक्रेसी जो हैं वहां पर जो इक्वालिटी है उसका जो क्या क्या इशू हमें मिलता है, ये तो हम अपनी कंट्री में बात कर रहे थे, लेकिन अदर डेमोक्रेसी जो अदर कंट्रीज में है वहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखते हैं कि यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर द इक्वालिटी कंटिन्यूज टू द एग्जिस्ट। स्टूडेंट कंटिन्यू टाइम से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं ना, somebody are trying now। तो आपने देखा होगा, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मैंने बताया था कि इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री का बेस्ट एग्जांपल आपसे कोई पूछे तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इंडिया से अच्छी डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। भारत में जो लोकतंत्र है, जनता को जितना महत्व मिलता है, यहाँ के लोगों को जितना महत्व मिलता है, इतना अदर किसी कंट्रीज में नहीं मिलता है। लोगों की जो पार्टिसिपेशन होता है जितना इंडिया में मिलता है, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इतना अदर किसी कंट्री में नहीं मिलता है। वी कैन फ्रीली टू से, है ना? एंड हम ये भी देख रहे हैं कि देयर इज एन इक्वालिटी वेयर, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसके बावजूद भी इनइक्वालिटी है, इंडिया में इनइक्वालिटी है और स्ट्रगल भी कर रहे हैं हम लोग। क्या लाने के लिए? इक्वालिटी लाने के लिए। हम लोग इक्वालिटी लाने के लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं और जहां इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है वहीं कहीं ना कहीं कुछ इनइक्वालिटी भी देखने के लिए मिल जाती है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कुछ चैप्टर्स में, कुछ स्टोरी के माध्यम से, कि इंडिया जब स्टार्टिंग में था, देश आजाद होने के बाद 10 इयर्स 20 इयर्स तक काफी प्रॉब्लम थी। उसी समय की कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनकी। लेकिन आज इंडिया की कंडीशन और पहले जिस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उस समय की कंडीशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओम प्रकाश वाल्मीकि उस समय बात कर रहे हैं, मिस्टर अंसारी उस समय की बात कर रहे हैं जब इंडिया फ्री हुआ था, उसके 10 इयर्स 20 इयर्स में। तो कानून तो बन गए थे, लेकिन आपने पढ़ा कि लॉ को इम्प्लीमेंट होने में समय लग जाता है। धीरे धीरे लोगों को समझने में समय लग जाता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई लॉ बना देती है, कानून बना देती है तो सब लोग उसका पालन करना तुरंत शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे लोग उसके हैबिचुअल होते हैं, धीरे धीरे हैबिटेट होते हैं कि हाँ हमें ये करना है, और उसमें समय लग गया। तो अब ओम प्रकाश वाल्मीकि को अगर हम आज की सिचुएशन में ला के देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इनइक्वालिटी है, हर जगह देखने के लिए मिलती है। और सभी जितने लोग इक्वालिटी चाहते हैं वो सभी लोग उसका विरोध करते रहते हैं, इनइक्वालिटी का। ये बात भी आप मान के चलना है आपको, ठीक है? और देखिए ट्रुथ क्या है, द ट्रुथ, सच्चाई क्या है? द ट्रुथ इज दैट मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, संसार में चाहे जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इधर हम बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू द की इशू, है ना, अराउंड विद द कम्युनिटी स्ट्रगल। द इशू ऑफ इक्वालिटी यानी समानता का जो मुद्दा है, सभी को मतलब इक्वालिटी सभी को चाहिए ना, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, चाहे उसका बर्थ कहीं भी हुआ हो, पुअर हो या रिच हो, गवर्नमेंट तो सभी को इक्वल नजर से देखती है ना, तो इक्वालिटी सभी को चाहिए, राइट? तो वर्ल्ड में भी ये प्रॉब्लम है इशू ऑफ इक्वालिटी का। वर्ल्ड में भी ये प्रॉब्लम है, कंटिन्यूज टू बी की इशू अराउंड द विच कम्युनिटी स्ट्रगल। अलग अलग कम्युनिटी किसी न किसी प्रकार से स्ट्रगल करती है। कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन को लेकर हो, हिंदू कम्युनिटी हो, मुस्लिम चाहे कम्युनिटी हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे बुद्धिज्म हो, जहां जैसे हमारे यहाँ इंडिया है तो यहाँ हिंदू कम्युनिटी अधिक है, अदर कंट्रीज में मुस्लिम कम्युनिटी अधिक है। अदर जो कंट्रीज हैं, ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में आप अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी है वो क्रिश्चियंस की है, सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, फिर आपके मुस्लिम है ना, इस्लाम, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू जाते हैं। तो
वर्ल्ड लेवल पे तो हिंदू कम ही है, लेकिन इंडिया में क्या है, हिंदू के जो नंबर है वो अधिक है। ठीक है, बस इतना ही है डिफरेंस। लेकिन हमें वर्ल्ड की बात भी करनी है, अपनी कंट्री की भी बात करनी है। तो हम अपनी कंट्री की बात तो कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की। तो हियर वी आर लुकिंग, क्या देखते हैं हम देखते हैं यहाँ पर, बिल्कुल चैप्टर में बने रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हम अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। क्या हुआ था यहाँ पे, अफ्रीकन अमेरिकन जो थे, अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब होगा ऐसे लोग जो अफ्रीका के रहने वाले थे, ऐसे लोग जो अफ्रीका के रहने वाले थे, उनका बर्थ कहाँ हुआ है, अफ्रीका में, बट नाउ दे आर लिविंग इन अमेरिका फॉर डूइंग जॉब। तो आप कह सकते हैं द पर्सन हु आर हैविंग अ बर्थ इन अफ्रीका कंट्री, इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, या आप कह सकते हैं कि इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका या अदर कंट्रीज में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, बट दे आर डूइंग अ जॉब, है ना, दे आर डूइंग अ जॉब इन अमेरिका। ऐसे लोग जो इस समय प्रेजेंट में, वर्तमान समय में प्रेजेंटली कहाँ रह रहे हैं, अमेरिका में, बट उनका जो बर्थ है, जन्म से बाय बर्थ, वो क्या है, दे आर अफ्रीकन है, इसलिए उनको कंबाइंड रूप से कहा जाता है अफ्रीकन अमेरिकन। यानी अमेरिका में किस प्रकार की पॉपुलेशन है, एक तो अमेरिका के लोग होंगे, और दूसरे अफ्रीका के भी लोग वहां गए, इसलिए उनको कहा गया अफ्रीकन अमेरिकन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हुज एंसेस्टर, अब अफ्रीकन अमेरिकन के जो एंसेस्टर हैं, एंसेस्टर का मतलब उनके पूर्वज, अफ्रीकन अमेरिकन के जो पूर्वज एंसेस्टर, वर स्लैब, क्या थे बेटा, वो दास थे। क्या थे वो, स्लैब थे, दास थे। हु आर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जो अफ्रीका से लाए गए, यानी कुछ लोग अफ्रीका से जबरदस्ती लाए गए। उस समय जब मैंने बताया था इंग्लैंड ने सब जगह पर शासन किया हुआ था, तो अफ्रीका के लोगों को वहां ले जाया गया काम कराने के लिए। अब जब काम कराने के लिए जाया गया तो उनकी फैमिली भी वहां पर धीरे धीरे फल फूल रही है ना, बड़ी हो रही है ना, तो काम भी कर रहे हैं, उनकी फैमिली भी, तो वो लोग वही रहने लगे, वो लोग वही अमेरिका में रहने लगे, और इसीलिए उनको कहा गया अफ्रीकन अमेरिकन। अब उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ रही है ना। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब दियर लाइफ टुडे एज अ लार्जली इनइक्वल, वो बताते हैं कि उनके साथ किस तरह से अमेरिका में अभी भी इक्वलिटी नहीं, अनइक्वली व्यवहार हो रहा है, अनइक्वली ट्रीट किए जा रहे हैं। दे आर ट्रीटेड अनइक्वली इन अमेरिका। हु, अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन आर ट्रीटेड अनइक्वली इन अमेरिका। ठीक है, वो बता रहे हैं दिस डिस्पाइट, इसके बावजूद, द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट, इसके बावजूद हमें कब एक मूवमेंट देखने के लिए मिला, एक आंदोलन देखने के लिए मिला, कब मिला, लेट 1950 के दशक में, यानी 1950 के बाद धीरे धीरे आपस में लोग संगठित होने लगे, सोचने लगे कि भाई कुछ करना चाहिए। तो 1 साल लग गए, 2 साल, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ऐसे में बहुत सारा समय लग गया, इसलिए कह दिया गया 1950। एस लगा है ना, 1950 शॉर्ट में देखेंगे आप, एस लगा हुआ है। तो 1950 एस का मतलब यही है कि 1950 डिकेड दिया हुआ है, यानी 1950 का दशक, यानी 1951 भी है उसमें, 52 भी है, 55 भी है, पूरे साल इधर का उनका प्रयास रहा है, इसलिए इसको 1950 एस लिखा जाता है। याद रखिएगा, 1950 का डिकेड, 10 इयर्स का एक डिकेड होता है, 10 इयर्स का एक डिकेड होता है, एक डिकेड, इसलिए उसको एफ लिखा है। टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अमेरिकन, राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। तो क्या हुआ कि जब ये उनके साथ में अनइक्वली व्यवहार हो रहा था अफ्रीकन अमेरिकन के साथ में, तो एक मूवमेंट, आंदोलन हुआ, मूवमेंट हुआ, कब हुआ, 1950 में, जिसने क्या किया, इक्वल राइट्स की डिमांड की, कहा कि हमें समान अधिकार मिलना चाहिए, किसके लिए, फॉर अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, राइट, क्लियर है। प्रायर टू दिस, और इसके लिए अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन द यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि इसके पहले उनके साथ में कैसा व्यवहार होता था, अनइक्वली व्यवहार होता था अमेरिका में। डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ, कानून के जरिए क्या होना चाहिए, जो कानून के जरिए जो समानता होती थी, वो लॉ उनके लिए बना ही नहीं था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल था कानून, भाई लॉ जब बनता है, कानून बनता है, तो वो तो कानून की नजरों में तो चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कंट्री के हो, सभी के लिए कानून बराबर है। लेकिन अमेरिका में कैसा था कि जो कानून बने थे अफ्रीकन अमेरिकन के लिए अलग बने थे, और जो अमेरिकन के ही हैं, जो अमेरिकन हैं, जो अमेरिका के ही लोग हैं मूल रूप से, उनके लिए अलग लॉ बना था। तो ये कैसा लॉ हुआ, ये कैसी कंट्री हुई। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल आप देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देखेंगे कि व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, जब कोई व्यक्ति बस से कोई यात्रा कर रहा होता है, तो they either had to sit at the back of the bus,
तो उसको कहाँ बैठना पड़ता था? बस के सबसे पीछे वाली सीट में बैठना पड़ता था, बस के सबसे पीछे वाली सीट में बैठना पड़ता था और गेट अप फ्रॉम दियर सीट, और उसको सीट छोड़ना पड़ता था कब? whenever a white person wish to sit. अगर बस में बैठे हैं आप, बस में बैठे हैं तो पहली बात तो आप बस में आगे बैठने का आपको राइट ही नहीं है। अफ्रीकन अमेरिकन की बात कर रहे हैं, अमेरिका में बस चल रही है, अमेरिका में बस ट्रैवल कर रही है, चल रही है, तो उस बस में अगर आप अफ्रीकन अमेरिकन बैठेंगे तो वो सबसे पीछे बैठते थे। पीछे बैठने के अलावा अगर उसके बावजूद भी बस भर रही है धीरे धीरे, व्हाइट पर्सन आ गए, व्हाइट पर्सन मतलब अंग्रेजी गोरे लोग, अगर वो बस में चढ़ गए आ गए तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपनी सीट वो वाली भी छोड़नी पड़ेगी और खड़े होना पड़ेगा। अब बताइए क्या यहाँ पर जो लॉ है वो सही है? यहाँ पर लॉ सबके लिए बराबर था? नहीं था बराबर ना, सबके लिए लॉ बराबर यहाँ नहीं था, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि रोजा पार्क्स, एक नाम याद रख लीजिएगा, रोजा पार्क्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विमेन है, महिला है। 1913 टू 2005 क्या लिखा है? मतलब इसका है कि 1913 में इनका बर्थ हुआ है एंड 2005 में इनकी डेथ है ना। इस समय से इस समय तक इनका समय रहा, जीवित रही। तो इनके बारे में कभी भी पूछ लिया था हु वाज रोजा पार्क्स, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ से बुक के बीच से आंसर याद करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आंसर भेजे गए हैं वो तो आपको तैयार करना ही है, लर्न करना ही है, वो तो बुक के हैं, बुक के लास्ट वाले क्वेश्चन है, लेकिन बुक के बीच से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको तैयार होने चाहिए। जैसे मैंने रोजा पार्क्स का ही बताया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रोजा पार्क्स का टाइम पीरियड क्या है, वो आपने टाइम पीरियड बता दिया। ये कौन है? तो आप बताएंगे वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, मतलब अफ्रीका की में इनका बर्थ हुआ एंड अमेरिका में काम कर रही थी। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, एक दिन ऐसा हुआ कि काम करके आ रही थी एंड शी वाज वेरी टायर्ड, बहुत थकी हुई थी, और इसीलिए शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट, इसलिए उसने बस Sir, your voice is not coming. सर आप म्यूट हैं। आवाज आ रही है बेटा सभी को? Yes, sir. यस सर, अब आ रही है। यस सर। ओके ओके, देखिए तो रोजा पार्क्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, वी वर स्टडीइंग अबाउट रोजा पार्क्स। तो रोजा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन टायर्ड फ्रॉम लॉन्ग डे एट वर्क, है ना। तो शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस, उन्होंने अपनी सीट से उठने से मना कर दिया जब एक व्हाइट मैन आया, है ना। जब एक व्हाइट मैन बस में आया तो रूल्स तो था कि व्हाइट मैन आएगा तो आपको सीट देना पड़ेगा। अमेरिका में लॉ बना हुआ था, अमेरिका में जो कानून बना हुआ था वो यही था कि व्हाइट मैन को किसी भी हालत में सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये घटना कब है? ऑन 1 दिसंबर 1955 की, ऑन 1 दिसंबर 1955 की ये इवेंट है। और उसी समय ऐसा होता है कि वो बस से उठने से मना कर देती है रोजा पार्क्स। ध्यान दीजिएगा, ये पहली बार किसी महिला के द्वारा हुआ था, ये पहली वुमेन थी रोजा पार्क्स जिसने पहली बार ऐसा काम किया था, मना किया था। बाकी सब लोग जो अफ्रीकन अमेरिकन से डरते थे कि भाई कानून है अमेरिका का, तो उठ जाते थे, है ना, डर के मारे, नहीं तो पुलिस फिर डांटेगी हमें, है ना, कॉल करेगी, कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये पहली ऐसी लेडी रही, है ना, रोजा पार्क्स, है ना। सो शी रिफ्यूज्ड, है ना, उसने मना कर दिया और टू गिव अप हर सीट, अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया। कब की बात है ये? 1 दिसंबर 1955 की बात है। तो ध्यान दीजिएगा, हर रिफ्यूजल, उसका ये जो इनकार था ना, मना करना था, दैट डे, उसी दिन से क्या बन गया? स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन का मतलब एक बड़ा आंदोलन के रूप में धीरे धीरे खड़ा हो गया। लोगों को पता चला कि अरे लेडी ने सीट से उठने से मना कर दिया, कानून के खिलाफ काम कर दिया, और बिना किसी डरे से, बिना किसी डर के लोगों ने भी, लोगों के मन में जो अफ्रीकन अमेरिकन जितने भी लोग थे अमेरिका में, वो सभी लोग यूनाइट होने लगे, इकट्ठा होने लगे, और उन्होंने एक आंदोलन की तरह इसको लिया अगेंस्ट अनइक्वल वेज इन द, ये जो असमानता हो रही है, अनइक्वल ट्रीट किए जा रहे हैं, है ना, इन विच, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन वर treated
एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट, और धीरे धीरे ये आंदोलन के रूप में व्यवहार आया जिसको नाम दिया गया सिविल राइट्स मूवमेंट। याद रखिएगा सिविल राइट्स मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट का नाम याद रखिएगा। सिविल राइट्स मूवमेंट कब आया, आप याद रखेंगे सिविल राइट्स मूवमेंट यहाँ पर, यहाँ से आप देख रहे हैं कि द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर, है ना, अफ्रीकन अमेरिकन वर जो अनइक्वल वेज थे ट्रीटेड, जो उनके साथ में हुआ था, विच केम टू बी नोन एज सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है, इसको कह सकते हैं आप। तो सिविल राइट्स एक्ट बना, जब ये आंदोलन बना तो फिर लास्ट में अमेरिका की गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, अमेरिका की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। उसने उस बात को माना जब सारे लोग अमेरिका की गलियों पर विद्रोह करने लगे अफ्रीकन अमेरिकन की, ये कौन सा नियम है आपके यहाँ कि आप लोग अमेरिका के लिए, अमेरिका के रहने वाले लोगों के लिए अलग नियम बना रहे हैं और हमारे लिए अलग नियम बना रहे हैं, हम भी तो आपकी कंट्री में इतने सालों से रह रहे हैं, है ना। तो लास्ट में उनको झुकना पड़ा और सिविल राइट्स एक्ट आया। याद रखिएगा सिविल राइट्स एक्ट कब आया, 1964 में। मूवमेंट देखिए अलग डेट में आ रहे हैं और एक्ट कब बन रहा है, 1964 में, यानी कि 10 इयर्स बाद, आफ्टर 10 इयर्स आप देख सकते हैं कि 1964 में एक्ट आया। एक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, एक्ट का मतलब होता है कानून, नियम, अधिनियम बन गया, फिर से नया नियम बन गया, उसको बदला, अमेरिका में जो पुराना लॉ था उसको चेंज किया गया और सिविल राइट्स एक्ट के नाम से, सिविल राइट्स एक्ट के नाम से 1964 में एक दूसरा नियम बना। इस नियम के तहत क्या हुआ, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। इस नियम में कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, प्रोहिबिटेड होगा, मतलब उस पर रोक लगेगी, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा बेसिस ऑफ रेस, वो किसी भी नस्ल का हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो अमेरिका का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी नेशनल ओरिजिन का हो, उसके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। याद रखिएगा यही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिविल राइट एक्ट। आपसे अगर सिविल राइट एक्ट पूछा गया है तो आप सिविल राइट एक्ट बताइए, अगर सिविल राइट्स मूवमेंट पूछा गया है तो सिविल राइट्स मूवमेंट बताइए और उसमें सिविल राइट्स एक्ट भी जोड़िए कि जब सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ तो फिर हुआ क्या, फिर सिविल राइट्स एक्ट आया। भाई सिविल राइट्स एक्ट किसकी वजह से आ रहा है, सिविल राइट्स मूवमेंट की वजह से आ रहा है। ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन्स ने जो ये मूवमेंट कर दिया, आंदोलन किया, तभी तो फिर सिविल राइट्स एक्ट आया है। ये बात को भी आपको याद रखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन, इट आल्सो स्टेटेड, इसने बताया, ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, सभी स्कूल सभी लोगों के लिए खुलेंगे, है ना। अफ्रीकन अमेरिकन के लिए जो अलग से स्कूल खुले थे अब वो बंद हो जाएंगे, वो लोग भी कहीं पर भी जा सकते हैं, है ना। दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड द सेपरेट स्कूल, उनको वही वाला स्कूल अटेंड नहीं करने की जरूरत है, स्पेशली सेटअप फ्रॉम देम। हाउएवर डिस्पाइट this a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country, है ना। इसके बावजूद भी आप देखते हैं इन सबके भाई नागरिक, 90 सिविल राइट्स एक्ट तो आ गया, अब अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनको राइट तो मिल गया, अधिकार तो मिल गया कि वो सभी स्कूल में जा सकते हैं, अब बस में भी उनके साथ बैठने में कोई भी भेदभाव नहीं होगा कहीं, ये तो सब चीज सही हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, एक बहुत मेजोरिटी क्या है अफ्रीकन अमेरिकन की, आज भी वो लोग गरीब हैं अमेरिका में, है ना, बहुत गरीब हैं। तो मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड द गवर्नमेंट स्कूल दैट हैव अ फ्यूअर फैसिलिटीज। ये लोग वही जाते हैं जहां पर बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कूल ऐसे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल की तरह काम कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लोअर है, वहां पे टीचर्स की कमी है ना, और बहुत सारे, ये लोग वहीं जा रहे हैं कि जहां पर फ्यूअर फैसिलिटीज है, बहुत कम फैसिलिटीज है, वहीं पर ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग हैं वो जा रहे हैं। And fully qualified teachers as compared to the white students who either go to the private schools or live in areas, है ना, where the government school are highly rated as a private school। यही बात इसमें बताई गई है। देखिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आ गया है आर्टिकल 15, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 जो मैंने आपको बताया था कि पहला आपको फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आपको क्या मिला है, राइट फॉर इक्वलिटी मिला है। उसी राइट फॉर इक्वलिटी का एक पार्ट अलग से उसमें आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है, स्पेशली आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है बेटा, आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड, भेदभाव को समाप्त करता है, रोकता है, किस लिए, रिलीजन को, रेस को, कास्ट को, सेक्स और प्लेस और बर्थ, मतलब धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, है ना। रेस को लेकर, कास्ट को लेकर, सेक्स का मतलब जेंडर से है कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। प्लेस ऑफ
बर्थ, है ना, आपका जन्म कहीं भी हो, आपसे इससे मतलब नहीं है ना। आपको अगर इंडिया का सिटीजनशिप मिला हुआ है, नागरिकता मिली हुई है, तो आपके लिए आर्टिकल 15 अलाउ राइट देता है। क्या देता है? आर्टिकल 15 स्टेट को कहता है, राज्य को, आपके स्टेट को कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, ऑन अ बर्थ ऑफ एनी देम। कह रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट होगी ना, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट आपके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी इस आधार पे कि आप इस रिलीजन के हैं, उस रिलीजन के हैं, ऐसा। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी देम सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंडीशन विद रिगार्ड टू। अब आपको ये भेदभाव तो नहीं करेगी, साथ ही साथ आपको अयोग्य भी नहीं माना जाएगा। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं नहीं आप लोग तो इसके एबल ही नहीं हो, आप लोगों का तो ये काम ही नहीं है, और आपके ऊपर कोई भी प्रोविजन नहीं लगाया जाएगा। कैसे? किस प्रकार के प्रोविजन नहीं लगाए जाएंगे? जैसे एक्सेस टू द शॉप, आपको किसी भी शॉप में जाने के लिए रोका नहीं जाएगा। रोका जाता है क्या? आप लोग जाते हैं तो हर किसी भी शॉप में जा सकते हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। रोका जाता है क्या कि नहीं आप इस पब्लिक रेस्टोरेंट में मत जाइए? आप सभी लोग जा सकते हैं। होटल्स में, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में, ये बात हो गई। और बी में क्या कह रहे हैं कि बी में, अथवा यूज ऑफ द वेल्थ, आप किसी भी कुएं से पानी निकाल सकते हैं। टैंक्स, बेथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, सभी जगह तो जा सकते हैं। मेंटेन होली और पार्टली ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, यानी अगर वो